सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IHS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसका मैंने 3 पार्ट्स आपको करवा भी दिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले प्लीज उन्हें देख लीजिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है मणिपुर का विलय। लास्ट वीडियो में आप हैदराबाद का विलय जान चुके थे। आज आप मणिपुर के विलय के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ के राजा बोध चंद्र सिंह थे। ओके, यहाँ के राजा कौन थे? राजा बोध चंद्र सिंह, नाम याद कर लीजिए। ओके, इन्होंने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, इन्होंने भारत विलय पत्र पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उस पर साइन तो इन्होंने कर दिए थे। इन्होंने कह दिया था कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसको अपनी रियासत को भारत संघ में शामिल करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इन्होंने एक शर्त रख दी। ठीक है, क्या शर्त थी वो? कि हमें आंतरिक स्वायत्तता चाहिए। ठीक है, क्या थी शर्त? आंतरिक स्वायत्तता हमको चाहिए। ठीक है, मीन्स कि देखो, वैसे तो मैं खुद को, अपनी रियासत को भारत में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे आंतरिक मामले हैं, जो हमारा प्रशासन है, वो हम स्वयं चलाएंगे। मैं यहाँ पर राजतंत्र ही रखूंगा, मैं यहाँ का प्रशासन शासन अपने आप चला लूंगा। हाँ, लेकिन हम हैं भारत संघ में। ओके, शासन वगैरह मैं स्वयं चलाऊंगा। ओके, इन्होंने शर्त रख दी। ठीक है, भारत सरकार ने इस शर्त को मान लिया कि चलो हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ? जून 1948 में जनता ने ना राजा पर प्रेशर बनवा के चुनाव करवा दिए वहां पे। मणिपुर में वहां पर चुनाव करवा दिए प्रेशर बना करके जनता ने, जिससे क्या हुआ? यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, राजतंत्र तो रहा, लेकिन किस प्रकार का? संवैधानिक। ठीक है, अर्थात राजा वहां पे शासन किसके आधार पर करेगा? संविधान के आधार पर, संविधान के अनुसार वहां पर राजा शासन करेगा। ठीक है, वहां पर जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करवा दी जनता ने। ठीक है, चुनाव करवा करके फिर मणिपुर भारत का पहला राज्य था। ठीक है, ये जो चुनाव हुए, ठीक है, ये मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक मीन्स कि सब, स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, रंग का हो, ठीक है, सारे लोग। और वयस्क माने जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है, अडल्ट जो है, ठीक है, वो, उनको मत देने का अधिकार है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सभी लोग जो कि अडल्ट हो चुके हैं, उनको मताधिकार है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो मणिपुर जो था ना, वो भारत का पहला ऐसे राज्य बना जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। और उस चुनाव का रिजल्ट क्या निकला? वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। ओके, फिर देखो, चुनाव के बाद यहाँ नई विधानसभा बनी। ठीक है, विधानसभा का वहां पर गठन हुआ। ओके, तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे ना, कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, वो तो क्या चाहते थे कि हम जो है भाई भारत में हम सम्मिलित हो जाए, हम भारत में मिल जाए, हम भारत में पूरी तरह से शामिल हो जाए। अर्थात हमारे यहाँ पे जो शासन चले वो भी किसका हो? भारत सरकार का हो। शामिल तो ये थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं थे ना, वो राजा की शर्त के पे मामला अटका पड़ा था। ओके, तो जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, वो चाहते थे कि भारत में हम जो है सम्मिलित हो जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, लेकिन जो अन्य पार्टियां थी, ठीक है, कांग्रेस के अलावा जो जितनी भी पार्टी थी, वो क्या चाहती थी? नहीं भाई, हम भारत में सम्मिलित ना हो। अर्थात कांग्रेस के भारत विलय प्रस्ताव का विरोध कर रही थी और पार्टियां। ठीक है, देखो, मणिपुर की जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भारत विलय का प्रस्ताव रखा गया, उसका
अन्य पार्टियां विरोध कर रही थी। तो तब क्या हुआ भाई, नेहरू जी को, पटेल जी को टेंशन होने लगी कि भाई ये मतलब क्या हो रहा है, ये तो प्रस्ताव हमारा ठुकरा रहे हैं, ये तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो तब भारत सरकार ने क्या किया, महाराजा पर दबाव डालकर भारत संघ में सम्मिलित होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, और इसी प्रकार से मणिपुर रियासत का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो गया। मणिपुर रियासत भारत में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो गई। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है राज्यों का पुनर्गठन या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका राज्यों का पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन यानी कि दोबारा से उनका उनको गठित करना, दोबारा से उनको बनाना। ओके। तो देखो, जब अंग्रेजों का राज था ना भारत पर, तो तब उन्होंने ना अपने हिसाब से भारत को प्रांतों में बांटा हुआ था अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिससे वो आसानी से अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत पर राज कर सके। ठीक है। जैसे कि उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना के रखी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी उन्होंने बना के रखी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी उन्होंने बना के रखी थी। ऐसे ही उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रेसिडेंसीज को बना के रखा हुआ था। ठीक है। देखो, प्रांतों की आंतरिक सीमा को तय करने की चुनौती के कारण भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। जो भारत के, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से प्रांत बांट के रखे हुए थे, तो इसको अपने हिसाब से राज्य बनाने के लिए, इनको दोबारा से सही हिसाब किताब से इनका गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है। देखो, पूरी शुरुआत से क्या बात थी, ये बात थी, ये मुद्दा कहाँ से आया, ये देखो, ये मुद्दा यहाँ से उठा था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में कहा था कि आजादी के बाद हम अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए अलग अलग राज्य बनाएंगे। देखो, आजादी से पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो ना, इस अधिवेशन में ना कांग्रेस ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि आजादी के बाद ना हम अलग अलग भाषा बोलने वालों के लिए अलग अलग राज्य बना के देंगे। जैसे कि तमिल बोलने वालों के लिए अलग राज्य बना देंगे, मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य बना देंगे, अ, मलयालम बोलने वालों के लिए अलग राज्य बना देंगे। तो इसी प्रकार से हम राज्य बना करके दे देंगे। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आजादी के बाद पुराने नेताओं ने कांग्रेस से अपना राज्य बनाने वाले वादे को निभाने के लिए बोला। देखो, फिर जब भारत आजाद हो गया ना, तो कांग्रेस जो है अपने इस वादे को भूल गई थी। ठीक है। तो फिर जब आजाद हो गया भारत, तो फिर जो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जिनको ये बात याद थी कि भाई कांग्रेस ने ऐसे ऐसे बोला था, तो उन नेताओं ने कहा कि भाई देखो, अब तो आजाद भी हो गया भारत, तो अब अपने उस वादे को आप निभाओ जो आपने किया था नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। फिर राज्य पुनर्गठन करने से कांग्रेस को चिंता थी कि राज्य बनाने से भारत की राष्ट्रीय एकता खंडित होगी तथा देश के टुकड़े हो सकते हैं। देखो, कांग्रेस क्या सोच रही थी कि अगर हमने ऐसे भाषा के आधार पर राज्य बना देना, तो इससे क्या होगी, भारत की ना एकता खंडित होगी, हो सकता है भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो कांग्रेस को ये डर था। तो तब क्या हुआ, फिर ना आंध्र आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, आंध्र आंदोलन शुरू हो गया इसके बाद से। ठीक है, जब कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही थी, राज्य बनाने वाली बात को, भाषा के आधार पर राज्य बनाने वाली बात को जब नहीं मान रही, तो आंध्र आंदोलन शुरू हो गया। ओके। देखो, प्राचीन मद्रास प्रांत में आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का क्षेत्र आता था। ठीक है, अंग्रेजों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रांत था, उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र दोनों आते थे उसमें। अभी तो ये दोनों अलग अलग राज्य है, लेकिन पहले दोनों क्षेत्र मद्रास प्रांत के अंतर्गत ही आते थे। तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग कर दी।
ठीक है? आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या किया कि भैया हमें हमारी भाषा के आधार पर, हम तेलुगु बोलते हैं, हमारा एक अलग हमें राज्य बना करके दीजिए। ओके। तब आंध्र आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा इस आंदोलन के नेता पोट्टी श्री रामुलु थे। ठीक है? पोट्टी श्री रामुलु थे। ये भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। ठीक है? इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। ठीक है? अब देखो थोड़ा पोट्टी श्री रामुलु के बारे में जान लीजिए। इन्होंने नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। अभी मैंने बताया ना कि कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में वादा किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्य बना करके देंगे। तो ये उस अधिवेशन में थे। ठीक है? तो इन्होंने कांग्रेस से नए राज्य की मांग की थी, परंतु कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया। इन्होंने पहले कहा कांग्रेस से कि आप जो है हमें राज्य बना करके दे दीजिए हमारी भाषा के आधार पर, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को ठुकरा दिया इनकी। ठीक है? तब इन्होंने भूख हड़ताल की जो कि 50 या 56 दिनों तक लगभग चली थी। किसी-किसी बुक में 50 भी आ जाता है, किसी-किसी बुक में 56 भी आ जाता है। आप जो है इसको 56 दिन मान के चलिए, ठीक है? लगभग। अ, तो इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है? इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट करी जो कि लगभग 50 या 56 दिन तक चली थी। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद ना मद्रास प्रांत में हिंसा व दंगे प्रारंभ हो गए। ठीक है? इनकी मृत्यु के बाद वहाँ की जनता जो है गुस्सा हो गई। जिससे क्या हुआ, मद्रास प्रांत में हिंसा प्रारंभ हो गई, दंगे प्रारंभ हो गए, विधायकों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, पुलिस ने वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है? ये सब इनकी मृत्यु के कारण वहां पर हुआ क्योंकि जनता इनकी मृत्यु की वजह से वहां पर गुस्सा हो गई थी। तो तब इसके बाद क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने तब दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है? अब ये भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा नेहरू ने कर दी, दिसंबर 1952 में। ठीक है? अब देखो ये जो आंध्र प्रदेश जो ये राज्य था ना, ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। ठीक है? सबसे फर्स्ट राज्य यही था। ओके। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कौन-सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। ओके। फिर क्या हुआ? फिर ना इनकी देखा-देख अन्य प्रांतों ने भी अलग-अलग राज्यों के लिए आंदोलन होने लगे। ठीक है? अब जब भाई उन्हें लगा और प्रांत वाले लोगों को कि भाई उन्हें तो भाषा के आधार पर राज्य बना करके दे दिया, तो हम भी आंदोलन करते हैं, हमें भी मिल जाएगा। ऐसे देखा-देख करते हैं ना सब एक-दूसरे की, तो ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ जब आंदोलन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रांतों में होने लगे, तो 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है? एक आयोग बनाया, ठीक है? उसका नाम इन्होंने रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। ओके? इस आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य या फिर ये कह लो कि कार्य राज्यों की सीमाओं का सीमांकन या फिर निर्धारण करना था। ठीक है? राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करना कि भाई कौन से राज्य कहाँ तक रहेगा, ठीक है? ऐसे उसकी सीमा बनाने का इनका कार्य था, निर्धारण करने का इनका कार्य था। इसका गठन 1953 में हुआ था, लेकिन यह पारित 1956 में हुआ था। ठीक है? इसका गठन कब कर दिया गया था? 1953 में, लेकिन ये पास कब हुआ था? 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और फिर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया, ठीक है? इन्होंने भाई सर्वे वगैरह किया, फिर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, फिर उन्होंने उसको प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने क्या बताया? राज्य पुनर्गठन आयोग ने, इन्होंने बताया कि 14 राज्य हैं भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है? 14 राज्य हैं भारत में, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्होंने ऐसा बताया अपनी रिपोर्ट में। फिर रिपोर्ट के आधार पर इनका गठन कर दिया गया। ठीक है? 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन, लेकिन, लेकिन इसके बाद भी भाषा के आधार पर राज्यों की माँग होती रही। ठीक है? इसके बाद भी जो है भाषा के आधार पर जो राज्यों की माँग हो रही थी, वो नहीं रुकी, वो लगातार होती रही। ठीक है? फिर क्या हुआ?
1960 में बम्बई से 2 राज्य बने, ठीक है? बम्बई प्रांत से निकल करके 2 राज्य बने, उसको बाँट करके कौन-कौन से, एक तो बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात 1960 में। और फिर 1960 में ही पंजाब से निकल करके 2 राज्य बन गए, एक था हरियाणा और दूसरा था हिमाचल प्रदेश, ओके? और 1972 में असम से मेघालय बन गया, ठीक है? असम से निकल करके मेघालय बन गया 1972 में। और 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तराखंड बन गया। 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बन गया, ठीक है? और फिर आंध्र प्रदेश से निकल करके 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, ठीक है? अभी ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ओके? 10-11 साल पुरानी ये बात है। आंध्र प्रदेश से निकल करके, जो कि ये पहला राज्य था भाषा के आधार पर बना हुआ, ठीक है? इससे निकल करके तेलंगाना बना, ओके? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा, ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।